ओके जी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज मल्टी थ्रेडिंग। टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग है। अब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये थ्रेड क्या होते हैं। पॉइंट नंबर वन, मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ और अगर हम इसको, हाँ, पॉइंट वाइज। थ्रेड, व्हाट इज थ्रेड? व्हाट इज थ्रेड? ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए, और ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन में है कि व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड क्या है? तो थ्रेड को हम पढ़े तो थ्रेड, इट इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस। ये लाइट वेट सब प्रोसेस है। अब सब प्रोसेस और लाइट वेट का मतलब क्या है? लाइट वेट सब प्रोसेस एक प्रोसेस है। मैं एक, जैसे कि हमने एम एस वर्ड ओपन किया, एम एस वर्ड स्टार्ट के एक प्रोग्राम है, जैसे ही वो रैम पे गया तो क्या हुआ? प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस प्रोसेसर के थ्रू। अब जब वो एम एस वर्ड आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एम एस वर्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब आप कुछ टाइप करते हो, तो जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, हम टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, कोई सेंटेंस, तो सबसे पहले क्या चेक होता है? स्पेलिंग चेक होती है ऑटोमेटिकली, है ना। एक स्पेलिंग लिखी, वो चेक हुई। देन स्पेलिंग से लिख लिख के हमने एक सेंटेंस बना दिया, तो सेंटेंस मतलब ग्रामर चेक हुई। और ऐसे हमने मल्टीपल सेंटेंस बनाया तो बन गया एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो गया। तो ये सारा काम क्या हो रहा है? एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है। अब ये काम तो ऑटोमेटिकली हुआ, लेकिन जो ग्रामर चेक करी तो वो एमएस वर्ड के ही एक प्रोसेस ने करी होगी। अच्छा, वो ग्रामर चेक करने का काम क्या है? ग्रामर चेक जो हो रही है वो उसका काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है कि ग्रामर चेक करना। स्पेलिंग चेक करने का काम सिर्फ एक क्या है? स्पेलिंग चेक करना। अलाइनमेंट करने वाले का काम क्या है? सिर्फ अलाइनमेंट करना। तो जिसका जो पर्टिकुलर काम होता है, जिस प्रोसेस का जो पर्टिकुलर काम होता है, वही वो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो लाइट वेट। अगर जनरल एग्जांपल की बात करें कि आप हो, तो आपको मैंने बोला कि आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको खाना भी खाना है, आपको खेलना भी है, तो आपके पास क्या है? आप लाइट वेट नहीं, आप हैवी वेट हो गए। क्यों? क्योंकि आपको इतने सारे काम करने हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक ही काम दूं कि सिर्फ आपको खेलना ही है, तो आपके पास सिर्फ क्या है? एक काम, मतलब सुबह उठो और खेलो और सो जाओ, फिर सुबह उठो, खेलो और सो जाओ। ठीक है। तो ये क्या है? लाइट वेट। आपको एक ही काम दे दिया। ठीक है। देन सब प्रोसेस का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है, उसी का ये पार्ट है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? सब प्रोसेस। अच्छा, इसको और भी अगर हम फिल्टर आउट करते जाए, ईच थ्रेड हैविंग सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब जितने भी थ्रेड है एक प्रोग्राम, जैसे अभी एमएस वर्ड का मैंने नाम लिया, तो एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है। एमएस वर्ड प्रोग्राम में कई सारे लाइट वेट सब प्रोसेस है, लेकिन ग्रामर चेक करने वाले का काम सिर्फ ग्रामर चेक करना है, वो स्पेलिंग चेक में कोई दखल नहीं देगा। अलाइनमेंट करने वाले का काम अलाइनमेंट करना है, वो ग्रामर चेक में दखल नहीं देगा। तो ईच थ्रेड हैविंग सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। अब एक दूसरे में दखल नहीं देंगे, सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर आपस में ये इंडिपेंडेंट है और किसी थ्रेड में अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, तो दूसरे थ्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ देयर ऑकर्स एक्सेप्शन in one thread, then it does not affect other thread। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना, तो अगर एक थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ गया, तो दूसरे थ्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये अब लास्ट पे एक पॉइंट, बस ये देखिए, ये पॉइंट है जो आपको
एमसीक्यू में पूछे जाएंगे मंडे को। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ये जो थ्रेड्स है। अब एमएस वर्ड तो एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम जब रैम पे जाएगा तो रन होगा। रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेसर की, मतलब प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर कितने प्रोग्राम को रन करवा रहा है? एक प्रोग्राम को रन करवा रहा है। उस एक प्रोग्राम में क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स है। तो मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो कितने मेमोरी को एक्सेस करेंगे, या कितने मेमोरी एरिया होंगे उनके? तो ये जो है, ये थ्रेड्स जो है वो कॉमन मेमोरी एरिया, या हम ऐसा बोल सकते हैं शेयर्ड मेमोरी एरिया यूज कर सकते हैं। तो थ्रेड यूजेस शेयर्ड मेमोरी एरिया। इट यूजेस शेयर्ड मेमोरी एरिया। कहाँ पर मेमोरी एरिया, ये ध्यान रखिएगा। थ्रेड को मेमोरी एरिया कहाँ पर? इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब एक और बात आती है, एक और बात आती है। ये बात क्या है कि एक बार में एक ही में इन इसको लिख देते हैं इनसाइड। एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। यहां पर हम क्या मेंशन करें? एट अ टाइम वन थ्रेड इज executed only। at a time one thread executed only। ये तो थ्रेड के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग क्या है? तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हम लिखें। मल्टी थ्रेडिंग, इट इज अ process of executing multiple threads simultaneously। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिर चकराएगा अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। यहाँ पर लिखा है कि एट अ टाइम वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड ओनली, और यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एक से ज्यादा थ्रेड साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कॉन्करेंट की, और यहाँ पर बात हो रही है किसकी? एक साथ की। तो ये इसका मतलब क्या है? तो आप ध्यान रखिए, जावा जावा जो है वो थ्रेड्स को, मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये रन कहाँ पर होंगे? प्रोसेसर में। किसके थ्रू? ओएस के थ्रू। तो ओएस एक एक करके ही क्या करवाएगा? एग्जीक्यूट करवाएगा। तो जावा तो बोल रहा है कि मैं साइमल्टेनियसली थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। लेकिन जो आपका प्रोसेसर है वो एक, भले वो नैनो सेकेंड उससे भी कम टाइम लग रहा हो, लेकिन काम तो एक के बाद एक ही होगा। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एक से ज्यादा थ्रेड एक साथ, उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी थ्रेडिंग, बट इन द सेंस ऑफ जावा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब एडवांटेज क्या है मल्टी थ्रेडिंग के? जब एक से ज्यादा थ्रेड एक साथ वर्क कर रहे हैं जावा के थ्रू, तो फायदा क्या है? इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। नींद आ गई क्या भैया? बहुत बढ़िया काम किया है। ओके। तो ये तो इंडिपेंडेंट तो ऊपर लिख ही दिया है हमने। अब और क्या लिख सकते हैं अपन? वी कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन टुगेदर। तो इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा, है ना? वी कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन टुगेदर, तो इट सेव अवर टाइम।
ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग आपको क्लियर। अब यहाँ पर हम समझे कि ये थ्रेड हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट थ्रेड। अब जावा की बात कर रहे हैं सर हम, तो थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड क्रिएट करने से पहले थ्रेड की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, थ्रेड की लाइफ साइकिल। अब थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है। चलो, थ्रेड की लाइफ साइकिल में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो वो समझे। सबसे पहले स्टेट्स, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है स्टेट्स के बारे में। कौन कौन से स्टेट्स होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। देयर आर देयर आर सम स्टेट्स वेयर थ्रेड exists in any one of the state। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें थ्रेड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किसी एक थ्रेड में। अब कौन कौन सी है। पहला है न्यू, दूसरा है एक्टिव, तीसरा है ब्लॉक। या मैं एक आपको, 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आपको पूरी एक लाइफ साइकिल बता देता हूँ थ्रेड की। एक इसका में क्रिएट किया था मैं, तो मैंने डिफाइन किया है। मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गया। एक बार स्क्रीन पे आप देख लीजिए इसे। ये मैंने बता दिया था, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया ना। थ्रेड क्रिएशन कितनी तरीके से हम थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो एक थ्रेड क्लास हम क्रिएट करके देखते हैं। क्लास, और क्लास का नाम रख देते हैं हम टेस्ट। तो ये तो एक नॉर्मल क्लास है। अब मुझे इसको थ्रेड क्लास बनाना है तो मुझे किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा, थ्रेड से। ठीक है, थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अगर मुझे कितना, 2 तरीके हैं। थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करा दीजिए या तो रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करा दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो 2 तरीके हैं, मतलब 2 तरीके से आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, तो क्लास का नाम रखा हमने टेस्ट, एक्सटेंड किसको कर रहा है, थ्रेड क्लास को। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अच्छा, ये टेस्ट क्लास है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पहला एग्जांपल है तो जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेस्ट क्लास है जो किससे एक्सटेंड हो रही है, थ्रेड क्लास से। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेस्ट क्लास का पेरेंट क्लास कौन सा है, थ्रेड क्लास है। ठीक है, तो जब किसी क्लास का पेरेंट क्लास थ्रेड क्लास है तो ये क्लास भी क्या कहलाएगी, आपकी थ्रेड क्लास ही कहलाएगी। ओके, तो टेस्ट क्लास भी क्या बन गई है, थ्रेड क्लास। क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, थ्रेड। अब टेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है यही है आपका एक थ्रेड। T1 ऑब्जेक्ट ये क्या है, आपका थ्रेड, जो अभी कौन सी स्टेट पे है, न्यू, क्योंकि आपने क्रिएट कर दिया है। ओके, इस स्टेट को हम बोल रहे हैं रनेबल स्टेट। अब T1 डॉट स्टार्ट किया हमने। ठीक है, अब जैसे ही स्टार्ट किया मतलब रनेबल से वो कहाँ पर पहुंच गया, रनिंग स्टेट पे। तो स्टार्ट मेथड को आप कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाएगा, रन मेथड। ओके,
ऑटोमेटिकली रन मेथड कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही रन मेथड कॉल हुआ तो जो भी आपको काम करवाना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिंट कराइए थ्रेड इज रनिंग, तो थ्रेड क्या होने लगा, रन होने लगा। ओके, तो क्या क्या समझे आप? एक क्लास को अगर थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करा रहे हो तो आपकी यूजर डिफाइंड क्लास क्या बन जाएगी, एक थ्रेड क्लास। तो ही आप उसका क्या बना सकते हो, एक थ्रेड। तो ऑब्जेक्ट एज अ थ्रेड। फिर आपने उस थ्रेड को, मतलब ये न्यू स्टेट हो गई, देन आप उसको क्या करवा रहे हो, रनेबल, यानी कि रन करवा रहे हो। तो रन करवाने के लिए आपने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, रन मेथड कॉल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, रनेबल इंटरफेस के थ्रू हम कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो सेम आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक क्लास है, आप किसकी क्लास, सॉरी किसके इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा रहे हो, रनेबल इंटरफेस के मेथड को इंप्लीमेंट करा रहे हो। कौन से मेथड को इंप्लीमेंट करा रहे हो, तो रन मेथड को इंप्लीमेंट करा रहे हो। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो टेस्ट क्लास है, इसका पेरेंट थ्रेड नहीं है। ये तो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यूज किया है। तो हम इस थ्रेड क्लास को या इस नॉर्मल क्लास को थ्रेड क्लास कैसे बनाए, या इसके ऑब्जेक्ट को हम थ्रेड कैसे बनाए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टेस्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है M1। तो हमें इस M1 को एज अ आर्गुमेंट कहाँ पास करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ थ्रेड क्लास में। तो ये M1 अब क्या बन चुका है, एक थ्रेड, जो कहाँ स्टोर हो गई, इसकी वैल्यू T1 में। अब T1 को हमने स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो गया, रन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास का हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेमिंग थ्रेड। थ्रेड का हम नाम कैसे रख सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2। या मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये बता देता हूँ। क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। इसमें मेन क्लास मैंने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट 93। टेस्ट 93, तो टेस्ट 93 का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट 93। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर अब विजिबल है। हाँ, ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, T1 डॉट स्टार्ट, यानी कि T1 थ्रेड अब तुम काम करना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। अब जैसे ही स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया, तो क्या यहाँ पर कॉल होगा, रन मेथड। तो रने, ये इसको आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर परिधि का एक क्वेश्चन आया है, परिधि का, कि सर स्टार्ट के बाद रन कैसे कॉल हो रहा है। तो आपने अभी समझा होगा ना, लाइफ साइकिल। तो स्टार्ट कौन सा मेथड है, रनेबल। ठीक है, और रनेबल के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, रन, मतलब रनिंग स्टेट आ जाएगी। तो रनिंग स्टेट को बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड रन मेथड, रन मेथड। और यहाँ पर कुछ हम प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल थ्रेड इज रनिंग। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं आपको कुछ एग्जांपल से रन करा के बता दूँ। टेस्ट 93 डॉट जावा, जावा सी, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट cd it ट्रेनिंग, जावा सी, टेस्ट 93 डॉट जावा,
इनकम्पैटिबल टाइप। ओके 92 लिखा, 93 लिखा मैंने। ओके यहाँ पर 92 लिख दिया मैंने। कंपाइल एंड रन जावा टेस्ट 93। देखिए थ्रेड इज रनिंग, ये थ्रेड रन होने लगा। तो आपने कॉल किया स्टार्ट मेथड को, और रन क्या, कौन सा मेथड रन हो रहा है, रन मेथड। ओके अब मैं यहाँ पर और भी कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इसको नाम दे देते हैं T2, और इसको नाम दे देते हैं कुछ ऐसा T2 डॉट स्टार्ट। हाँ प्री डिफाइंड, लिखे नहीं मतलब प्री डिफाइंड ही होंगे। अब दो हमने थ्रेड को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया तो कौन सा मेथड कॉल हो गया, रन मेथड। कंपाइल एंड रन, दोनों थ्रेड रन हुए। लेकिन आपको इसमें से पता पड़ रहा है कौन सा थ्रेड पहले रन हुआ, कौन सा बाद में रन हुआ। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नेमिंग थ्रेड। नेमिंग थ्रेड, थ्रेड का नाम क्या है, तो ये हम पता करते हैं कि भाई थ्रेड का नाम क्या है। यहाँ पर मैं एक बार मेथड भूल ना रहा हूँ, तो देखें थ्रेड डॉट गेट नेम, थ्रेड डॉट गेट नेम। एक बार मैं देख लेता हूँ फाइल। ओके यहाँ पर एक वो यहाँ से हम नहीं, थ्रेड डॉट गेट क्लास, गेट क्लास डॉट गेट नेम। सर थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। हाँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। कंपाइल एंड रन। देखिए पहले थ्रेड जीरो, बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, हमने नाम पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा थ्रेड रन हो रहा है। तो ये जो T1 है इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, थ्रेड जीरो। और T2 है इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, थ्रेड वन। ओके पहले थ्रेड जीरो रन हुआ, फिर थ्रेड वन रन हुआ। कुछ और भी थ्रेड हम बना देते हैं, जैसे कि थ्रेड थ्री। कंपाइल एंड रन। देखिए पहले थ्रेड वन रन हो गया, देन थ्रेड टू, और लास्ट में जाके T1 मतलब थ्रेड जीरो। तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आउटपुट क्या आएगा, इस अकॉर्डिंग मत समझना है कि यही आउटपुट आपके सिस्टम में भी आएगा। भाई थ्रेड है तो कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन से बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये डिपेंड करता है। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं कि ये तो हमें थ्रेड के नाम पता पड़ गए। अब थ्रेड का अगर नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले लिख देता हूँ T1 डॉट सेट नेम। T1 का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, थ्रेड जीरो। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC। T1 का बाय डिफॉल्ट नेम है थ्रेड जीरो, और यहाँ पर मैंने उसका नाम सेट कर दिया ABC, और ABC थ्रेड को मैंने स्टार्ट किया। ABC थ्रेड को स्टार्ट किया तो कुछ आउटपुट में चेंज आएगा क्या, कंपाइल एंड रन। देखिए पहले ABC थ्रेड रन हुआ, फिर थ्रेड वन, फिर थ्रेड टू।
तो आप थ्रेड का नाम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. यू वांट टू गेट द नेम of the current या particular thread, you can use get name method. If you want to set the new name to the thread, then you can use set name method. तो get name और set name ये मेथड आपको याद रखना है. आप नाम चेंज कर सकते हो. तो T1 मतलब थ्रेड 0 का नाम चेंज कर दिया, लेकिन T2 थ्रेड 1 और T3 थ्रेड 2 का नाम हमने चेंज नहीं किया. तो आउटपुट में T1 और T2 के डिफॉल्ट नेम आ रहे हैं, लेकिन जो T1 है, T2 और T3 के डिफॉल्ट नेम आ रहे हैं, और T1 का नेम हमने क्या कर दिया है, ABC. तो वो क्या दिखा रहा है कि करंट थ्रेड जो रन हो रहा है उसका नाम क्या है, ABC. इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो नेम भी. अब आते हैं स्लीप मेथड, कि कैसे हम स्लीप मेथड का यूज कर सकेंगे अपने प्रोग्राम में. मैंने आपको स्टेट बताई थी कौन कौन सी, न्यू, रनेबल, रनिंग, और रनिंग के बीच में क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको नॉन रनेबल स्टेट भी हम कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ वैल्यूज को. ठीक है. अब नाम वाम चेंज करने की तो कोई जरूरत है नहीं. 3 थ्रेड है यहाँ पर. मैं थ्रेड को स्लीप कराना चाहता हूँ 1 सेकेंड के लिए. तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फॉर लूप, आपको ये बताने के लिए कि थ्रेड को स्लीप करके हम दूसरे थ्रेड पे कैसे काम करवा सकते हैं. तो इंट I इक्वल टू 1, I इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड I प्लस प्लस. अब यहाँ पर हम क्या करें, प्रिंट करवा देते हैं कि करंट थ्रेड कौन सा रन हो रहा है. थ्रेड डॉट गेट नेम, और मैं कॉनकैट कर देता हूं, और यहाँ पर हम दे देते हैं आई की वैल्यू, कि अभी आई की वैल्यू कौन सी चल रही है. लेकिन इसके पहले हम क्या करें, थ्रेड को स्लीप करा देते हैं. तो जो करंट थ्रेड है उसको क्या कर दिया जाए, स्लीप. और कितनी देर के लिए स्लीप करना है, 1000. 1000 क्या, मिली सेकेंड. तो क्या बताएगा आपको, 1 सेकेंड. सेव कर देते हैं. लेकिन ये प्रोग्राम आपको क्या देगा, एक चेक्ड एक्सेप्शन देगा. कंपाइल, देखिए आ गया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन. तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट हुआ है. तो क्या बोल रहा है, या तो आप उसको इट मस्ट बी कॉट होगा, या फिर इसको आप डिक्लेयर कर दीजिए थ्रोन. तो मैं यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर कर देता हूँ इंटरप्टेड एक्सेप्शन. मतलब रन मेथड में जो भी एक्सेप्शन आए उसको कौन हैंडल कर ले, इंटरप्टेड एक्सेप्शन. नाउ कंपाइल. ओके, जहां से आपने कॉल किया है वहां पर भी हमें देना पड़ेगा. तो ओके, ठीक है. ठीक है. तो मैं यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन इधर से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर देता हूँ ट्राई. और ट्राई में सारी डिटेल्स लिखी हैं, ट्राई को क्लोज कर देते हैं. देन कैच, कैच में एक्सेप्शन क्लास. देन सेव कर देते हैं और वापस रन कराते हैं. फाइल. अब देखिए कंपाइल हो गया है, जावा टेस्ट 93. तो अब देखिए 111 222 333 444 555. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों थ्रेड जो है वो तीनों एक साथ क्या हुए, स्टार्ट हुए, लेकिन 1 सेकेंड के लिए स्लीप हुए. ठीक है, स्टार्ट हुए, 1 सेकेंड के लिए स्लीप हुए, देन बता दिया कि कौन सा थ्रेड अभी वर्क कर रहा है. ओके, कौन सा थ्रेड अभी वर्क कर रहा है. तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या हो रही है, शो. लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसे रन कराएं, तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट मेथड ना लिख के मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर दूं, तो क्या होगा. और मैं आपको इन दोनों के बारे में समझा दूंगा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है. देखिएगा, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। अब आप देख लो, आपके पास स्टार्ट मेथड के थ्रू जब हमने रन किया तो कुछ ऐसा आया 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5। और जब हमने रन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर दिया, स्टार्ट को कॉल नहीं किया, रन को डायरेक्टली कॉल किया, तो कैसा आ रहा है 1 2 3 4 5 6। और आगे क्या लिखा है थ्रेड का नाम? मेन। ओके। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है स्टार्ट और रन में, वो समझ जाइए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी। तो जब हमने स्टार्ट किया तो कॉल ऑफ स्टैक तीनों थ्रेड की क्या हुई? अलग अलग बनी। तीनों थ्रेड की कॉल ऑफ स्टैक अलग अलग बनी। कब के लिए? स्टार्ट के लिए। ये T1 का कॉल ऑफ स्टैक, ये T2 का कॉल ऑफ स्टैक, ये T3 का कॉल ऑफ स्टैक। तीनों का कॉल ऑफ स्टैक अलग अलग बना जब हमने क्या यूज किया? स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली रन करा दिया। अब रन किसे कराया? रन आपने किया मेन थ्रेड। मेन थ्रेड को रन किया, तो इस थ्रेड का नाम क्या आ गया? मेन थ्रेड। मेन मेथड है ना, मेन थ्रेड। अब मेन थ्रेड आया, अब उस मेन थ्रेड में कॉल ऑफ स्टैक क्या बनी होगी? तो कुछ ऐसा मैं यहाँ पर बना देता हूँ 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया T1, फिर क्या आया? T2 या T3। अब ये डिपेंड करता है पहले कौन सा स्टैक में आया होगा। मैं अभी मान के चल रहा हूँ पहले T1 T2 T3। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब स्टैक है तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा? T1 पहले अपने स्टैक को कंप्लीट करेगा। देखिए मेन स्टैक में भी एक स्टैक है, ठीक है। T2 अपने स्टैक को कंप्लीट करेगा और T3 अपने स्टैक को कंप्लीट करेगा। तो तीनों यहाँ पर क्या है? पहले में आउटपुट क्या आया था कि हमने तीनों को क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। तीनों को स्टार्ट कर दिया तो एक साथ स्टार्ट हो गए। लेकिन अब हमने तीनों को स्टार्ट नहीं किया, हमने अपने मेन थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब मेन थ्रेड के अंदर आपको पता है कितने थ्रेड है? 1 2 3। तो इनकी कॉलम, इनका स्टैक एक क्रिएट हो गया। और ये जब क्रिएट हुए तो ये अपने अपने स्टैक को या इंडिविजुअली ये क्या हो गए? कॉल हो गए। तब जब हमने रन का यूज किया, तो ये मेन थ्रेड है और यहाँ पर डायरेक्टली रन मेथड कॉल है। और यहाँ पर क्या कॉल हुआ? स्टार्ट मेथड। तो ये डिफरेंस है, ये आप नोट कर लें। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम किसी थ्रेड को स्टार्ट मेथड से स्टार्ट ना करें और डायरेक्टली रन मेथड को ही कॉल करवा दे तो क्या होगा? तो आपको क्या बोलना है कि मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा और इस मेन थ्रेड के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, वो एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। क्लियर? यहाँ पर आपने डिफरेंस समझा? अ, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? हाँ, रन और स्टार्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। अब फिर आते हैं, मान के चलिए मेरे पास एक ही थ्रेड है, T1 थ्रेड। ओके, ये T1 थ्रेड। मैं रन मेथड का यूज नहीं कर रहा, मैं क्या यूज कर लेता हूँ? स्टार्ट। स्टार्ट। तो आपको पता है आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल आपको पता होगा आउटपुट क्या आएगा। कंपाइल एंड रन। 1 2 3 4 5, ये आएगा आउटपुट। तो सर मुझे फिर से अगर इसी को एग्जीक्यूट करवाना है, टर्मिनेट हो गया ना T1, अब मेरे को फिर से एग्जीक्यूट करवाना है रन मेथड को, तो वापस मैंने स्टार्ट को कॉल कर दिया। देखिए क्या आएगा, क्या आ रहा है? इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आया पहले तो, और ये क्या हुआ? यहाँ पर जाके रुक गया। अभी भी चल रहा है, देखिए प्रोसेस अभी भी चल रहा है। मैं इसको फोर्सफुली बंद कर दिया मैंने। तो ये क्या हुआ? थ्रेड अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एक थ्रेड जब स्टार्ट हो जाता है तो
दोबारा उस थ्रेड को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, आफ्टर स्टार्टिंग अ थ्रेड इट कैन नेवर बी स्टार्टेड अगेन। ओके, समझ में आया? अब एक टास्क देता हूं मैं आपको, वो टास्क आप करिएगा। Create a thread which print 1 to 10 after printing 5. There should be a delay of 5000 millisecond before printing 6. 5000 मिलीसेकंड का मतलब है 5 सेकंड। तो 1 से 10 तक आपको वैल्यूज को प्रिंट कराना है, और 5 प्रिंट कराने के बाद 5 सेकंड का एक स्लीप देना है, और 5 सेकंड के स्लीप देने के बाद आपको 6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 6 7 8 9 10। तो 5 के बाद और 6 के पहले 5 सेकंड का आपको स्लीप देना है। ओके, ये परफॉर्म करिए आप, मतलब कर लीजिएगा। फिर आता है कि बीच में से हम किसी थ्रेड को कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। तो चलिए वापस मैं यहाँ पर कुछ थ्रेड बना देता हूँ। थ्रेड स्टार्ट, थ्रेड स्टार्ट एंड थ्रेड स्टार्ट, तीनों थ्रेड को मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ये थ्रेड कैसे वर्क करेंगे, अगर आप भूल गए हो तो वापस देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। वैल्यूज तो प्रिंट हो रही, लेकिन ध्यान रखिएगा, थ्रेड 0 का 1 प्रिंट हुआ, देन थ्रेड 2 का 1 प्रिंट हुआ, देन थ्रेड 1 का 1 प्रिंट हुआ, है ना। ये हो गया T1 ऑब्जेक्ट, ये हो गया T3 ऑब्जेक्ट, और ये हो गया T2 ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सर हम चाहते हैं कि पहले T1 अपना काम कर ले, पहले T1 अपना काम कर ले, उसके बाद T2 और T3 एग्जीक्यूट हो। यहाँ पर हो क्या रहा है कि T1 ने अपना काम किया, फिर इन दोनों ने काम किया, जब तक उसको क्या लेना पड़ गया, ब्रेक, और फिर T1 काम किया, फिर इसको अब देखिए लंबा ब्रेक लेना पड़ा। इस थ्रेड 0 को देखना, T1 ऑब्जेक्ट है जो, तो थ्रेड 0 को इतना लंबा गैप लेना पड़ा, और उसके बाद अपना काम किया। ठीक है, फिर इतना लंबा गैप गैप करना पड़ा, फिर काम किया। तो हम चाहते हैं कि पहले थ्रेड 0 अपना काम कर ले, उसके बाद T2 और T3 थ्रेड जो है वो बाद में काम करे। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद हम थ्रेड को वापस ज्वाइन करा देते हैं, तो T1 डॉट ज्वाइन, T1 को वापस ज्वाइन करा दें। इसमें एक्सेप्शन आता है, इसलिए मैं इसको ट्राई केस में डाल दूं। ओके, अभी देख लिया आपने तो T1 को कितना गैप मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बोल रहे हैं कि T1 तुम स्टार्ट हो जाओ, और कब तक ज्वाइन कर लो अपने आप को, जब तक तुम्हारा काम खत्म ना हो जाए। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा तो T2 और T3 क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तब देखिएगा थ्रेड 0 अपना पहले काम करेगा, थ्रेड 0 1, थ्रेड 0 2, थ्रेड 0 3, थ्रेड 0 4, थ्रेड 0 5, थ्रेड 0, अब देखिए थ्रेड 2 और 3 चालू होगा, थ्रेड 0 का काम कंप्लीट। तो ज्वाइन कराने का मतलब क्या है, ज्वाइन कराने का मतलब है द करंटली रनिंग थ्रेड टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग अंटिल द थ्रेड इज ज्वाइन विथ कंप्लीट इट्स टास्क। तो कब तक वो ज्वाइन होता जाए, जब तक अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ज्वाइन। समझ में आया ज्वाइन कैसे वर्क करता है? तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। टास्क नंबर 4, create two thread, one thread to display all even numbers between 1 to 20, another to display odd number between 1 to 20. Display all even numbers followed by odd numbers. You can use join,
मेथड। ठीक है जी, तो ये टास्क नंबर 4 ज्वाइन के लिए है। इसमें से क्या पूछा जाता है? एमसीक्यू। तो आपको जो जो एक मिनट रुकना, एमसीक्यू जो हमारा मंडे को एग्जाम होगा उसके लिए।